Hello students, very warm welcome in Prachi Foundation online classes and student आज हमारा है लेक्चर नंबर 6 मेटल एंड नॉन मेटल्स स्पेशली फॉर डीएवी स्टूडेंट्स। और आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो है रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद अल्कालीज एंड रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। और हम लास्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद हमारे नोबल मेटल्स और कुछ उसके यूजेस रहेंगे। बाकी हमारा जो सारा चैप्टर है वो बहुत अच्छे से हमने क्लियर कर लिया है। बहुत अच्छे से क्लियर करने का मतलब है बच्चों, एक एक टॉपिक जो है हमने बड़े डिटेल से लेके गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन विद वाटर। तो बच्चों इसको समझने के लिए हम एक क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। क्या लेते हैं? एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। अब कैसा मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं। पहले ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपने अपनी लैब में देखा होगा। तो हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया और इसके बाद क्या करना है बच्चों, जब हम इसका मैग्नीशियम रिबन का एक टुकड़ा लेते हैं तो इसको सैंड पेपर से क्लीन कर देते हैं इसके सरफेस को। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर है उसको रिमूव किया जाए, क्योंकि बच्चों अगर इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर रहेगी तो वो रिएक्शन करने में देर करेगा और बहुत देर हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी हम मैग्नीशियम रिबन लेते हैं तो इसको सैंड पेपर से हम अच्छे से रब कर लेते हैं। अब हमने क्या किया बच्चों कि एक टेस्ट ट्यूब लिया, एक ट्यूब लिया, ठीक है, और इसको हाफ फिल्ड कर दिया बॉइल वाटर से। और उसके बाद हमने क्या किया कि इसमें मैग्नीशियम रिबन के टुकड़े डाल दिए और थोड़ी बाद इसको बर्नर की हेल्प से उसको हीट देनी स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि इसमें बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। अब हम थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, जब बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ से इस बर्नर को, जिससे हम इसको हीट दे रहे हैं, इसको हटा देंगे। अब जिस टेस्ट ट्यूब से इसको हमने ढका था, ये हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब ली थी, इससे हमने इसको ट्यूब को ढक दिया था। तो इससे हमने ढका इसलिए था कि इसमें जो गैस निकलेगी वो बाहर ना जाए, सारी की सारी गैस जो है इस ट्यूब के अंदर जो है वो कलेक्ट हो जाए। तो अब हमने नीचे से बर्नर हटा दिया और उसके बाद हमने ये जो अनदर ट्यूब इसके ऊपर डाली थी, इसको हम थोड़ी सी दूर लेके चले गए। अब यहाँ पर हमारे को बर्निंग स्प्लिंटर ही चाहिए होता है, लेकिन अभी हमारे को काम है हमें किससे, आग से। तो हम इसको बर्निंग स्प्लिंटर या फिर बर्निंग कैंडल के पास लेके गए और थोड़ी ही देर बाद हमें जो साउंड सुनाई देगी, जैसे एक पटाखे फूटने की आवाज़ आती है ना, क्रैकलिंग या फिर पॉपिंग साउंड, ये हुआ, ये साउंड आपको सुनाई देगी। अब ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको डिटेल से समझ लेते हैं। अब ये हुआ बच्चों ये कि जब मैग्नीशियम रिबन बॉइलिंग वाटर में जाता है या बॉइलिंग वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है, तो उस दौरान जो है ये बबल्स जो है ये हाइड्रोजन गैस जनरेट करता है, बनाता है। और जब बर्निंग यानी जब हाइड्रोजन गैस को किसी बर्निंग स्प्लिंटर या फिर बर्निंग चीज़ के पास लेके जाया जाता है तो वो एक पॉपिंग साउंड सुनाई देती है, एक जैसे पटाखे फूटने की आवाज़ होती है, कुछ ऐसी साउंड जो है आपको सुनाई देगी। अब हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने लिया था मैग्नीशियम, क्या लिया था, मैग्नीशियम लिया था, समझ गए आप। और मैग्नीशियम फिर हमने क्या लिया, हमने लिया बच्चों यहाँ पर वाटर, फिर हमने क्या किया, हीट दिया, क्योंकि वो बॉइलिंग वाटर था। फिर इसने क्या बनाया, इसने बनाया मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाया, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और क्या इसने तैयार किया, इसने तैयार की थी हाइड्रोजन गैस। समझ में आया आपको। और यहाँ पर एक चीज आपको और एक चीज अच्छे से समझनी है कि ये जो मेटल होते हैं बच्चों, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, यानी जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वाटर के साथ वो डिफरेंट होती है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर अगर सोडियम और पोटेशियम को देखें
तो ये वाटर के साथ वाइग्रसली बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्शन के दौरान बहुत सारी हीट भी जनरेट होती है और साथ में जो तैयार होती है, जो बनती है, वो होती है हाइड्रोजन गैस। और जिस कारण बच्चों आग लगने का खतरा भी इसके आसपास बना रहता है जब ये रिएक्शन होता है। तो इसीलिए इनको स्टोर करने के लिए कैरोसिन या फिर पैराफिन वैक्स का यूज किया जाता है। इसकी इंटरेस्टिंग बात बच्चों ये बात है इस मैग्नीशियम के साथ, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ये बॉइलिंग वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट करता है। इसी तरह अगर हम जिंक की बात करें बच्चों, तो जिंक जो है वो बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है और जो आयरन है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। इससे ये भी पता चलता है कि ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। और बच्चों अगर हम बात करें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और मरकुरी जैसे मेटल की, तो ये वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर हम बात करें बच्चों नॉन मेटल की, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो जिस कारण बच्चों कुछ एक ऐसे रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं, रिएक्टिव यानी दूसरे चीज़ों के साथ वो रिएक्ट करते हैं, उनको स्टोर करने के लिए वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉस्फोरस है बच्चों, इसको स्टोर वाटर में किया जाता है ताकि वो उसको एयर से प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये तेजी से जो है वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है और कई बार इस रिएक्शन के दौरान जो है वो आग लगने का खतरा बना रहता है। समझ के बच्चों, चले आगे। तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, और नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड। अब इस रिएक्शन को दिखाने के लिए हमें ज़रूरत होगी कुछ आयरन नेल्स की। उसके बाद क्या करना है बच्चे, उन आयरन नेल्स के सरफेस को सैंड पेपर की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर देना है। उसके बाद उनको टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसके ऊपर हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देना है। उसके अलावा हमें एक और खाली टेस्ट ट्यूब चाहिए ताकि हम उसको जो है अच्छे से ढक सकें, ठीक है। उसके बाद हमें बर्निंग स्प्लिंटर चाहिए ताकि हम उसको हीट दे सकें। उसके बाद क्या होगा कि ये जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयरन नेल्स है, ठीक है, इनमें रिएक्शन जब होगा तो बबल बनने शुरू हो जाएंगे। और वो जो बबल्स है आप अच्छे से समझ के होंगे कि वो ये बता रहे हैं कि वहां पर हाइड्रोजन गैस जो है वो बन रही है, ठीक है। अब इसका पता लगाने के लिए कि क्या ये बबल्स और जो गैस बन रही है क्या वो हाइड्रोजन गैस है, तो उसके लिए क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं ऊपर से और इसको साइड में लेके आते हैं। उसके बाद जो आपकी लैब में आपको पता है हमारे पास एक बर्निंग स्प्लिंटर होता है, ठीक है, ठीक उसी तरीके का एक बर्निंग स्प्लिंटर के पास इसको बड़ी केयरफुली लेके जाना है। तो रिएक्शन के दौरान जो यहाँ पर इसमें जिससे हमने इसको ढका था, इस ट्यूब में जितनी भी गैस जनरेट हुई, तो उससे क्या होगा, जैसे ये इसके संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, एक पॉपिंग साउंड आएगी, ठीक है, एक जैसे धमाके की सी आवाज आएगी, जिससे हमें ये पता लगेगा कि ये जो गैस बनी थी इसमें ये कौन सी थी, ये थी हाइड्रोजन गैस। और जो ये सॉल्यूशन तैयार हुआ ये कौन सा सॉल्यूशन था, ये आयरन क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने इक्वेशन के रूप में समझ लेते हैं इसको, यानी हमने आयरन लिया यानी आयरन की नेल्स ली, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बना वो था आयरन क्लोराइड और हमारे पास बनी हाइड्रोजन गैस। अब इस एक्टिविटी से क्या शो हुआ, इस एक्टिविटी से शो हुआ कि मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, और उसके साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के साथ साथ इन्होंने एक चीज और प्रोड्यूस की और वो था मेटल सॉल्ट, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब यहाँ पर एक और चीज समझ लेते हैं कि कुछ मेटल जैसे कॉपर और लेड, अगर हम इनकी बात करें तो ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। ऐसा नहीं कि इनका रिएक्शन किसी के साथ होता ही नहीं है, इनका रिएक्शन होता है, इनके साथ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्शन करते हैं, लेकिन उस दौरान ये हाइड्रोजन गैस
जनरेट वहाँ पर नहीं होती, इनके रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों गोल्ड की तो और ये प्लैटिनम की, तो ये भी जो है, ये दोनों भी जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करते। समझ में आया आपको? फिर अगर हम बात करें बच्चों कुछ नॉन मेटल्स की या सारे नॉन मेटल्स की, तो ये जो नॉन मेटल होते हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, पर कुछ एक नॉन मेटल जैसे अगर सल्फर और फास्फोरस की बात करें तो ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड यानी कोल्ड नहीं, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। और ठीक वैसे ही उस दौरान हाइड्रोजन गैस जो है वो नहीं बनती। हाइड्रोजन गैस कब बनती है? जब कोई मेटल किसके साथ रिएक्शन होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चों जिंक और एल्यूमिनियम की, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और उस दौरान यहाँ पर क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है और अच्छे से आपको समझना है और ऐसे समझना है ताकि आप उसको किसी दूसरे को भी जो है वो समझा सको। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी ऑफ मैटर। ठीक है, तो एक इसको ये चीज समझने से पहले आप एक चीज और समझ लेना कि कंपाउंड बनाने के लिए, यहाँ पर मैं इसको भी वापस डिटेल में आपको बताऊंगी, हालांकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड बनाने के लिए एक एलिमेंट को दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करना पड़ता है। तो अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करने के लिए एक एलिमेंट की जो टेंडेंसी होती है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है या उसकी एक हैबिट होती है, इसकी रिएक्टिविटी का, उस एलिमेंट की रिएक्टिविटी का एक इंडिकेटर है। ठीक है, जितना अधिक या जितना ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए एक एलिमेंट की टेंडेंसी होगा, उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी भी होगी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, एक बार दोबारा इसको समझ लेते, थोड़ा सा इसको समझने की ज्यादा जरूरत है कि कंपाउंड अगर बनाना है तो क्या होगा कि दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। तो अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करने के लिए एक एलिमेंट की एक टेंडेंसी होती है जो कि उसकी रिएक्टिविटी का एक इंडिकेटर है। जितना ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए एक एलिमेंट की टेंडेंसी होगी, उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी भी होगी। तो क्या हुआ रिएक्टिविटी की डेफिनेशन कि रिएक्टिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस। और ये कब पता चलता है? जब उसके साथ केमिकल रिएक्शन होता है, इधर बाय इटसेल्फ और या उसके खुद के साथ या फिर वो अदर मटेरियल्स या दूसरे सब्सटेंस के साथ, और उस दौरान जो है वो एनर्जी रिलीज करता है। जितना ज्यादा रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा जो केमिकल रिएक्शन होगा वो बहुत तेजी से ज्यादा होगा। जितना कम होगा उतना ही एनर्जी भी जो है वो कम रिलीज होगी। कुछ ऐसे मेटल होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिस कारण उनकी जो टेंडेंसी होती है वो भी ज्यादा होती है एक कंपाउंड बनाने की। ठीक है, इस तरह के जो मेटल होते हैं वो अर्थ के कहाँ पाए जाते हैं? क्रस्ट में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने बार बार की कंपाउंड की बारी, हो सकता है आप भूल चुके होंगे, तो एक बार हम कंपाउंड पढ़ लेते कि कंपाउंड है क्या। कंपाउंड क्या है? अ कंपाउंड इज टू और मोर different elements chemically bonded together। तो यहां पर क्या है? एक कंपाउंड क्या है? कंपाउंड को बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा और भी हो सकते हैं अलग अलग एलिमेंट होते हैं जो कि केमिकली एक साथ जो है वो जुड़ते हैं। ठीक है, समझ में आया? और जिनकी एक चीज याद रखो,
ऐसे मेटल जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो उनकी जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इस तरह के जो कंपाउंड है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, अर्थ के क्रस्ट। समझ में आया आपको? अब और जो लेस रिएक्टिव मेटल, अब हमने ये तो पढ़ा कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल, अब जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो उनके ही नेटिव स्टेट हमने पहले भी पढ़ लिया है, इसी चैप्टर में आया था, स्टार्टिंग में ही आया था, फर्स्ट लेक्चर में ही आया था, फर्स्ट या फिर सेकंड लेक्चर में आया था, लेकिन एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि नेटिव स्टेट के मेटल कौन से होते हैं। तो नेटिव स्टेट में जो मेटल होते हैं वो ऐसे मेटल होते हैं जो कि उनकी प्योर फॉर्म या फिर एकदम क्या बोल सकते हैं उसको, मेटालिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके के जो मेटल होते हैं या इस तरह की जो स्टेट होती है, जैसे नेटिव स्टेट होती है, उसको एलिमेंटल एलिमेंटल स्टेट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेटिव जो स्टेट में या नेटिव जो मेटल होते हैं वो कैसे मेटल होते हैं? अ नेटिव मेटल इज एनी मेटल दैट इज फाउंड प्योर इन इट्स मेटालिक फाउंड इन नेचर। ठीक है, यहाँ पर एनी मेटल दैट इज फाउंड, यहाँ पर प्योर आएगा इधर, दैट इज फाउंड प्योर इन इट्स मेटालिक फॉर्म इन नेचर, जो एक अपने ही शुद्ध रूप में, यानी उनको वापस शुद्ध करने की, प्योर करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट के आधार पर ले, तो एक्सपेरिमेंट के आधार पर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ अलग अलग मेटल के रिएक्शन को शामिल करते हुए उसकी रिएक्टिविटी के हिसाब से उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आगे भी है एक टेबल बना हुआ, तो यहीं पर समझ लेते पहले कि एक्सपेरिमेंट के आधार पर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, अगर पोटेशियम की बात करें, उनको अलग अलग मेटल के साथ रिएक्शन को शामिल करते हुए, ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो मेटल की ऐसी सीरीज जहां पर, यहाँ पर आगे भी बनाई गई है, यानी मेटल की एक ऐसी सीरीज जहां पर उनकी रिएक्टिविटी के आधार पर उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, तो यहाँ पर हम फिर से स्टार्टिंग में चलते हैं। हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या समझा? हमने समझा कि एक्सपेरिमेंट के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस हमने लिया पोटेशियम के साथ अलग अलग मेटल के रिएक्शन को शामिल करते हुए, यानी उसको अलग अलग, उसका रिएक्शन जो है वो अलग अलग इसके साथ करवाएंगे, अलग अलग मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फिर उसकी रिएक्टिविटी चेक करेंगे कि किसके साथ उसकी रिएक्टिविटी कितनी थी। तो उसके आधार पर यहाँ पर जितने भी चीजें आपको दिख रही है उनको अरेंज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब उनको अरेंज किया गया है तो एक मेटल की एक सीरीज तैयार की गई है, और एक ऐसी सीरीज जहां पर उनकी रिएक्टिविटी के आधार पर उनको डिक्रीजिंग यानी बड़े से छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया गया है? अरेंज किया गया है, और जिसको बोला गया है उसकी रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पोटेशियम है ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और दूसरी साइड आप सबसे नीचे देख सकते हो प्लैटिनम, जो कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। समझ में आया आपको? तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक अच्छे से आप देख लो स्क्रीन पे और बताने की मुझे कोशिश करना कि क्या हुआ इसमें, अपने दिमाग में या अपने मन में आंसर देने की कोशिश करना, मुझे तो कैसे बताओगी। तो मेटल का रिएक्शन है ना, मेटल का रिएक्शन जब एसिड के साथ होता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल माना जा सकता है, जिसमें मेटल एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती है, जिसमें मेटल एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है डिस्प्लेस। ठीक है, डिस्प्लेस का मतलब होता है टू रिमूव एंड टेक द
प्लेस ऑफ somebody, उसको हटा देना है और उसकी जगह किसी somebody, थोड़ा सी जगह कम है, somebody, और किसी दूसरे की जगह जो है वो ले लेना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव मैटर, यहां से हटा देती हूं ताकि आपको इक्वेशन अच्छे से दिखे, जिसमें एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल अपने सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है। कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल अपने सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन से कम रिएक्टिव, यानी जो कम रिएक्टिव मेटल है उसमें मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं ये लोग। जैसे यहां पर देखो ए अकेला था और बी और सी का एक पेयर था, ठीक है, आपस में थे ये कंबाइन, लेकिन जब प्रोडक्ट बनाया तो ए ने अपने साथ सी को पेयर अप कर लिया और बी जो था वो कम रिएक्टिव था और यहां से उसको उन्होंने साइड कर दिया। तो इस तरीके का जो रिएक्शन होता है बच्चों उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। हमें एक बीकर लेना है और उसमें 50 ml जो है वो वाटर डाल देते हैं। 50 ml इसमें वाटर डाल दिया और कुछ इसमें डाल देते हैं कॉपर सल्फेट के, क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के टुकड़े जो होते हैं उसको बोलते हैं क्रिस्टल। अब हमको यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिख रहा है वो कैसा है, ब्लू कलर का, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़े ही टाइम बाद इसमें हम क्या डाल देते हैं, इसमें हम मैग्नीशियम रिबन डाल देते हैं। ये ब्लैक कलर का चूज कर लेते हैं और हमने यहाँ से इस मैग्नीशियम रिबन को इसमें डाल दिया। थोड़ी देर बाद जब इसमें ये मैग्नीशियम रिबन जाएगा तो उसके बाद ये जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। इसके अलावा एक और चीज हम देखेंगे, ठीक है, ये सॉल्यूशन में एक और चीज देखेंगे कि ये जो मैग्नीशियम रिबन है जो कि हमने ब्लैक कलर माना था उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी। इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ इसके साथ? अब ऐसा इसलिए हुआ कि बच्चों जो मैग्नीशियम है वो कॉपर की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव है और जब उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो वहां से क्या किया, उसने कॉपर को ही डिस्प्लेस कर दिया और मैग्नीशियम ने क्या किया कि सल्फेट के साथ मिलकर एक कलरलेस सॉल्यूशन बना दिया। ये आपको बीकर खाली दिख रही है लेकिन ये इसमें सॉल्यूशन है, लेकिन जो कैसा है, कलरलेस सॉल्यूशन है, ठीक है। अब कॉपर सॉल्यूशन में से रिमूव हो गया, लेकिन ये कहाँ गया, ये कॉपर कहाँ गया? क्या इसको आसमान निगल गया या धरती ने अपने में समा लिया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ब्राउन कलर की जो आपको लेयर दिखाई दे रही है, ठीक है, इसके ऊपर एक कोटिंग जो चढ़ चुकी है, यही कॉपर है। और यही इसी तरीके का जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम एक इक्वेशन से समझ लेते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं, है ना। ये अब हमारे साथ क्या हमने लिया था, हमने मैग्नीशियम लिया था, फिर हमने क्या किया था बच्चों, उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला था जो कि कैसा था, ब्लू कलर का। तो जब ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में गया तो ये इसने क्या बनाया, कलरलेस सॉल्यूशन, जो क्या था, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या था, मैग्नीशियम। ये जो कलरलेस सॉल्यूशन था वहां पर शायद हमने बात नहीं की थी, तो ये था मैग्नीशियम सल्फेट जो कि कैसा था, कॉपर, जो कैसा था, कलरलेस, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने अकेले छोड़ दिया था कॉपर को। तो हमको कहाँ देखने को मिला कॉपर, हमको देखने को मिला इसके ऊपर जो लेयर चढ़ चुकी थी, यानी मैग्नीशियम रिबन के ऊपर
जो ब्राउन कलर की जो लेयर चढ़ चुकी थी वो लेयर थी कॉपर की। तो ये था आज का हमारा लेक्चर और आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ तक पहले रिवाइज करिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा लास्ट लेक्चर जो नोबल मेटल, यूजेस ऑफ मेटल, एलॉयज, नॉन मेटल, इनके बारे में हम बात करेंगे।